बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम बीएससी का लेक्चर नंबर 7 जो कि मैकेनिक्स एंड वेव्स का थर्ड सेशन है वो डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिक्स और वेव का आज लास्ट सेशन है। 3 सेशन ही थे मैक्सिमम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सारी हम पीछे एफएससी में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहला टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये भी आप मैट्रिक में भी कर चुके हैं, एफएससी में भी आपने किया है। एक दो चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा थी वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन है जब कोई बॉडी किसी रेजिस्टिव मीडियम के अंदर ऑसिलेट कर रहा हो, तो हम उसकी ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और अगर आप देखें तो जितने भी ऑसिलेटिंग बॉडीज होते हैं, मतलब इन फिजिकल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जितने भी आपके पास ऑसिलेटिंग बॉडीज हैं वो सारे के सारे किसी न किसी रेजिस्टिव मीडियम में ही ऑसिलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आप फिर बॉडी को जो है वो वैक्यूम के अंदर ले जाएं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए कर सकते हैं, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो फिर भी आपको वहाँ पे ग्रेविटी लाजमी इन्वॉल्व होगी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अगर एक चीज़ से आप ओवरकम करते हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो लाजमी तौर पे वहाँ पे इंटरेक्ट कर रही होती है। यानी वैक्यूम में अगर आप हवा से जान छुड़ा लेते हैं तो ग्रेविटी तो फिर भी वहाँ पे है, और ग्रेविटी भी एक किस्म का रेजिस्टिव मीडियम है जो मुसलसल जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, बॉडी को ऑसिलेशन के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा होता है। तो जब भी कोई बॉडी किसी रेजिस्टिव मीडियम के अंदर ऑसिलेट करता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, या आप कह सकते हैं उसकी जो एनर्जी होती है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है। और एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन, जिसे आप रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, वहां पे आके वो रुक जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स ये वो फोर्स होती है जो आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। एक इनर्शिया होता है और एक रिस्टोरिंग फोर्स, ये दो चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी बॉडी को सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करवाने में। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो F(R)=-kx है, और ये माइनस का साइन बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, यानी ये हमेशा बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश करती है। अब अगर आपका जो बॉडी है जो ऑसिलेट कर रहा है वो किसी रेजिस्टिव मीडियम में पड़ा है तो उसके ऊपर फिर एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होगी या डैम्पिंग फोर्स अप्लाई होगी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Fd=-BV। डी फॉर डैम्पिंग, और वी जो है यहाँ पे वेलोसिटी है, जो बॉडी आपका वाइब्रेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी है, और बी जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इस तरीके से जो नेट फोर्स फिर बनेगी वो बन जाएगी -kx-bv, यानी दोनों जो फोर्सेज हैं वो आपस में एड अप हो जाएंगी, -kx-bv। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं इसी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे इक्वेशन आती है। इक्वेशन एक्चुअली F=, जो अभी आपने लिखी है, -kx-bv, और F आपको पता होता है ma होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन =-kx-bv। और a जो है इसको आप इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये माइनस की टर्म्स इधर आके प्लस की हो जाएंगी, =0। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड जब करेंगे m के साथ, ये बनेगा k/mx प्लस b/m
इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ जो बॉडी है इन रेजिस्टिव मीडियम, उसके लिए ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इस तरीके से। और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है तो ये डेरिवेटिव है, यानी एक्स का डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर इस तरह की टर्म आ जाए। अब सेकंड ऑर्डर क्यों कहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो आपका मैक्सिमम जो आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो 2 है, तो लिहाजा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। एक डिग्री भी होती है। डिग्री कैसे होती है? अगर यही चीज जो डी एक्स बाई डी टी है, इसका अगर यूं होल का स्क्वायर होता तो फिर अब ये जो 2 है इसको आपने डिग्री कहना था, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। तो डिग्री और चीज होती है, ऑर्डर और चीज होता है। ऑर्डर होता है कि आप उसका कौन से वाला डेरिवेटिव ले रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं, फोर्थ ले रहे हैं, कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हैं, वो उसका ऑर्डर होता है। और जो डेरिवेटिव की पावर होती है होल पावर, वो उसकी डिग्री होती है। वी के बारे में बता दिया मैंने, वेलोसिटी है जो बॉडी ऑसिलेट करे उसकी वेलोसिटी, और बी जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। यहाँ पे एक मैंने असाइनमेंट दी है, ये आप कीजिएगा। ये जो अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर ये जो टर्म थी डी ओवर एम, ये इसको नाम दिया गया बीटा का, और ये जो के ओवर एम है इसको नाम दिया गया है ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा जो है वो यहाँ पे यूजुअल इसके जो मीनिंग है वही लिए गए हैं, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। और बीटा जो है इसकी डायमेंशन आपने खुद फाइंड करनी है। बी के बारे में बता दीजिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एम जो है ये मास ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है। तो बीटा की डायमेंशन निकालनी है जरा, आप तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे डायमेंशन निकालने में। डिस्प्लेसमेंट, अब जो बॉडी रेजिस्टिव मीडियम के अंदर ऑसिलेट कर रहा है तो एट एनी इंस्टेंट अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू एक्स एम। एक्स एम जो है ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एक्स एम जो है ये एम्पलीट्यूड है। ई यानी एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी ओवर एम, बी जो है ये वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, टी जो है वो टाइम है जिस टाइम पे आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, और एम जो है ये मास है उस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो किसी रेजिस्टिव मीडियम के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। अब मीन लाइफ टाइम ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये क्या चीज होती है? टाइम इंटरवल इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्रॉप्स टू 1 ओवर ई, यानी ये वो टाइम है जिसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो इतना कम हो जाए कि ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का सिर्फ 1/e रह जाए, ओरिजिनल का 1/e रह जाए। अब 1/e ये आप देखिएगा कितना बनता है, आई थिंक ये कोई 37% बनता है। गैस कीजिएगा 37% बनता है यानी, यानी अगर किसी का एम्पलीट्यूड स्टार्ट में 100 मीटर था तो वो टाइम जिसमें इसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 सिर्फ 37 मीटर रह जाए, तो जितना टाइम लगेगा 100 मीटर से 37 मीटर में आने तक, इस टाइम को आप कहेंगे मीन लाइफ टाइम ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। लिसाजियस फिगर्स, द फैमिली ऑफ कर्व्स डिस्क्राइब्ड बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशन के मिलने से जो आपके पास डिफरेंट फिगर्स बनेगी या डिफरेंट कर्व्स बनेगी या डिफरेंट शेप्स बनेगी, उनको कहा जाता है लिसाजियस फिगर्स। अब ये ज़रा बताइएगा ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपने एफएससी में फर्स्ट ईयर में ये इक्वेशन पढ़ी है। ये जो इक्वेशन है जिसमें ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए टी क्या चीज़ है, फाई क्या चीज़ है, ये ज़रा आप बताइएगा क्या चीज़ें हैं ये 1/1। कुछ चीज़ें मैं
क्योंकि एफएससी हमने अच्छी तरह की हुई है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस की हैं, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ऐसे ही गो थ्रू कर देता हूँ कि अज्यूम कर लेता हूँ कि ये आपको पता होगा। जी ए जो है ये एम्पलीट्यूड है इस वेव का, और एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, और फाई जो है ये फेज है, जिसे आप एंगल भी कहते हैं। और ए टी ये भी बेसिकली फेज ही है, क्योंकि ये कॉस या साइन के आगे जो कुछ पड़ा होता है ये सारा फेज ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो फाई होता है इसको हम यूजुअली कहते हैं कि ये हमारा इनिशियल फेज है, यानी जब वेव ने अपनी मोशन स्टार्ट ली थी उस वक्त उसका फेज क्या था। तो ये फाई को इनिशियल फेज कहा जाता है यूजुअली आमतौर पे, और ए टी भी फेज है। अच्छा, एक और है बात, आपने जो चीज पढ़ी होगी वहां पे हो सकता हो लिखा हो ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बात एक ही है, यहाँ पे जो ओमेगा है वो रिप्लेस हो चुका है ए के साथ, बाकी ए का मीनिंग वही है जो यहाँ पे ओमेगा का है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ए आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2 पाई एफ है। अगर किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन आप चेंज करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मीनिंग चेंज हो गए हैं। मीनिंग वही है जो जर्नल फार्मूला है उसके अंदर जो आपने टर्म्स पहले यूज की हैं वही हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको एक्स से रिप्रेजेंट करें, एस से करें, डी से करें, वाई से करें, ये डिस्प्लेसमेंट ही है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है, इसको आप चाहे ए से रिप्रेजेंट करें, चाहे आप एक्स एम से रिप्रेजेंट करें, चाहे आप वाई से रिप्रेजेंट करें, जो मर्जी है करें, ये एम्पलीट्यूड ही रहेगा। तो ये एक इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन यहाँ ऊपर है, y ऑफ t इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ बी टी। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहली इक्वेशन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक एक्स्ट्रा फाई, यानी इनिशियल फेज आपको नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वाली में आपको एक्स्ट्रा फेज जो है या इनिशियल फेज जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा। बस सिंपली ये डिफरेंस है। तो ये जो दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इन दोनों के मिलने से आपके पास डिफरेंट शेप्स मिल सकती हैं। अब वो डिफरेंट शेप्स कौन सी हो सकती हैं वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, कुछ फैक्टर्स पे। नीचे हम देखते हैं कि वो फैक्टर कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है इफ ए ओवर बी। अब यहाँ पे ए ओवर बी, अभी मैंने बताया आपको कि ए जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और बी भी दायरा वही चीज होगी ओमेगा। तो आप अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं कि ए जो है वो ओमेगा वन है, यानी एक वेव की फ्रीक्वेंसी, और बी जो है वो ओमेगा टू है, यानी सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब है दोनों वेव्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उनकी रेशो अगर वन है, और दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, और दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो 90 है। ये 90 भी आप देख सकते हैं ये कैसे है, ये एक्चुअली फेज डिफरेंस है। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, दोनों का फेज डिफरेंस लें तो आपको जो फाई है वो 90 मिलेगा। अगर दोनों का फेज डिफरेंस 90 हो, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके तहत आप आगे डिफाइन करेंगे कि शेप कौन सी बनेगी, एलिप्स बनेगी। यानी दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेशो वन होनी चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो दोनों का फेज डिफरेंस है वो 90 होना चाहिए। ये फाई जो है यहाँ पे फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस 90 होना चाहिए। तो उस वक्त जो दोनों कर्व्स, दोनों जो वेव्स हैं उनके मिलने से जो आपको शेप मिलेगी, जो फिगर मिलेगी, जो कर्व मिलेगी, वो एलिप्स होगी। दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर दोनों की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी रेशो वन है और एम्पलीट्यूड अब इक्वल हो गए हैं, फेज अभी भी 90 है, फेज डिफरेंस जो है वो दोनों का 90 होना चाहिए। यहाँ पे मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि आपको क्लियर हो जाए कि ये फेज नहीं है बल्कि फेज डिफरेंस है, दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस है। तो ये 90 होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क आ रहा है ये यहाँ पे। तो अब जो फिगर बनेगी वो कौन से बनेगी, सर्कल बनेगी। इसके बाद ये है कि दोनों की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेशियो 2 होनी चाहिए, फेज डिफरेंस 90 होना चाहिए, तो फिर जो लिसाजियस फिगर बनेगी वो पैराबोला बनेगी। और क्लोज और ओपन शेप के हवाले से यह है कि अगर दोनों की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी जब रेशो आप लेंगे और आपके पास कोई रैशनल नंबर आता है, तो आपकी जो फिगर होगी वो क्लोज फिगर होगी। क्लोज में क्या आता है, सर्कल आता है और एलिप्स आती है, ये क्लोज फिगर में आती है। और अगर ए ओवर बी जो है,
यानी दोनों की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उनका डिफरेंस, सॉरी, रेशियो इर्रेशनल नंबर है, तो फिर जो रिसार्जेस फिगर होगी वो ओपन होगी और कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगी। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि ऐसी कोई फिगर होगी जिसके बारे में आप कोई खास स्पेसिफिक नाम ना जानते हो। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको एक्सेलरेशन और उनके ग्राफ के साथ यहाँ पे कैसे कंपेयर करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड रिजल्टेंट मोशन। जब भी दो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटरी मोशन और उनका आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो उसको रिजल्टेंट मोशन के नाम से आप जानेंगे। अब दोबारा वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा जो रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंस आप यहाँ पे देखें। आमने सामने है इक्वेशन दोनों। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट को लिखा गया है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट को लिखा गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ए टी की टर्म है, यहाँ पे ओमेगा टी की टर्म है, यहाँ पे फाई है, यहाँ पे फाई एक्स है। तो चीज़ें वही हैं। प्रोग्रेसिव वेव, ये ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। तो दो वेव्स हैं, एक का डिस्प्लेसमेंट आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक का जो फेज है, इनिशियल फेज, वो फाई एक्स है, दूसरे का इनिशियल फेज जो है वो फाई वाई है। बोथ वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि यही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है ओमेगा। तो ये दोनों के सेम है, बट फेज एंड एम्पलीट्यूड में बी डिफरेंट। लेकिन फेज और एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंस है। ये एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं, एक का एक्स एम है, दूसरे का वाई एम है, तो ये भी डिफरेंट है। और फेज भी डिफरेंट है, एक का फाई एक्स है, दूसरे का फाई वाई है, तो फेज भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी कुछ हम देखेंगे कंडीशन के तहत, ये जो दोनों हमारे पास वेव्स की इक्वेशन है, इससे हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी। हाँ जी, आप बिल्कुल किसी हद तक सही कह रही हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि आप कैसे उनको रिलेट कर रही हैं, कि आप उनके जो ग्राफ बना रहे हैं वो लिसाजिस फिगर ही है। एक एक तरीके से आप कह रही हैं कि वो लिसाजिस फिगर हैं। और ठीक है। अच्छा देखें जी, सबसे पहले ये है कि इफ फेज और इक्वल, यानी अगर दोनों के फेज इक्वल हों, तो दोनों फेज जब इक्वल हो जाएंगे तो ये आपके पास जो सारी टर्म है, ये आपको मुकम्मल आपका फेज है। तो ये जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर आपकी ये वाली जो टर्म है ये आपस में कट जाएगी, यानी जब आप रेशो लेंगे तो ये सारी टर्म आपस में कट जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, y इज इक्वल टू वाई एम ओवर एक्स एम इंटू एक्स। ये एक्चुअली मैंने दोनों को डिवाइड किया है, लेकिन जो cos के आगे जो टर्म है वो यहाँ पे मेंशन है कि फेज इक्वल है। तो फेज इक्वल होने से cos वाली जो टर्म है वो सारी की सारी कट जाएगी, और आपके पास सिंपली रह जाएगा एक में x इज इक्वल टू एक्स एम, और एक में आपके पास रह जाएगा y इज इक्वल टू वाई एम। तो आपस में आप डिवाइड करें तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू वाई एम ओवर एक्स एम इंटू एक्स। यहाँ पे ये जो वाई एम और एक्स एम है ये दोनों एम्पलीट्यूड्स हैं, और सिंपल y और जो सिंपल x है ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट है। अब ये देखें, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ये एक्चुअली वो कहता है कि ये इक्वेशन है फॉर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y जो है ये यानी आप y कोऑर्डिनेट का यहाँ पे बात कर रहे हैं, और x जो है ये x कोऑर्डिनेट है। लेकिन जो m है ये स्लोप होती है, और c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है, कि आपका जो ग्राफ है वो
वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अगर वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है तो फिर ये सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो यानी वाई को यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है तो फिर आपका सी नेगेटिव होता है। और अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जो ओरिजिन से पास कर रहा हो ये, तो अब जो सी है इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अगर आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपको सी की वैल्यू जीरो नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर फेजेस इक्वल हैं तो दोनों जो वेव इक्वेशन है उनको कंबाइन करने से आपके पास जो रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ फेज डिफरेंस बाय 90, यानी दोनों के जो फेज डिफरेंस है वो 90 है, बट एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, लेकिन एम्पलीट्यूड इक्वल है तो फिर कौन कौन सी फिगर बनेगी। फेज और एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, एंगल को ही फेज कहते हैं। यानी आपकी जो वेव है डिफरेंट पॉइंट पे उसका जो एंगल बन रहा है उसी को फेज कहा जाता है। यानी एक्चुअली ये जो फेज है ये एंगल है, ये डायरेक्शन बता रहा होता है फेज इसकी, सॉरी, वेव की। आपकी जो वेव होती है उसको अगर आप देखें, साइनोसाइडल वेव ही ले लें तो ये आप देखें इसका हर पॉइंट पे इस पे आपको शेप इसकी चेंज होती नजर आ रही है। तो ये शेप क्यों चेंज हो रही है, एंगल की वजह से चेंज हो रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो इसका एंगल है वो डिफरेंट है। तो ये नेक्स्ट केस है कि अगर फेज आपका जो है वो 90 से डिफरेंस कर रहा है, एम्पलीट्यूड इक्वल है, यानी कि मैथमेटिकली आप उसको यूं लिख सकते हैं कि ये दोनों फेज जो है वो डिफरेंस है इनका 90 के इक्वल, और दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में इक्वल है। तो फिर आपके पास जो इक्वेशन है वही ऊपर वाली जो दोनों इक्वेशन थी उनको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स एम का स्क्र। यहाँ पे एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वाई भी डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स एम जो है ये एम्पलीट्यूड है। लेकिन इक्वेशन आप सर्कल से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन आप सर्कल कुछ ऐसी होती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर का स्क्र, और आर जो होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो सर्कल का रेडियस है वो एक्स एम है। दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर फेज डिफरेंस 90 है और एम्पलीट्यूड्स अनइक्वल है, यानी मैथमेटिकली आप इसको यूं लिखेंगे कि ये दोनों जो वेव्स थी उनका फेज डिफरेंस 90 है और दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, और ये इक्वेशन है एलिप्स की। द सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन आर स्पेशल केसेस ऑफ एलिप्स। ये अभी आपने देखा है कि जो सर्कल बना है उसमें हमने एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों वेव्स के इक्वल होने चाहिए, तो एक स्पेशल केस है। तो एलिप्स का जो स्पेशल केस है वो सर्कल है, और इसी तरीके से जो स्ट्रेट लाइन है वो भी एलिप्स का ही स्पेशल केस है, जो कि हमने सबसे पहले देखा था एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या थी कि फेज आर इक्वल, फेज अगर आप इक्वल ले लें तो फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो जर्नल केस है वो एलिप्स है, और उसके जो स्पेशल केसेस हैं थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ, स्पेशल कंडीशन के साथ, तो आपके पास दो और शेप्स मिल जाती हैं, एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। जर्नल वेव इक्वेशन, किसी भी वेव की जो जर्नल फॉर्म होती है वो है पार्शियल वाई, पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² इनटू पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। ये वाई जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, उस इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को अब आप दो तरीकों से यहाँ पे देख रहे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट को आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और दूसरा आप डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह जब आप डिस्प्लेसमेंट को दो तरीकों से आप ऑब्जर्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के लिहाज से, और पोजीशन कह लें या स्पेस कह लें उसके लिहाज से, और दूसरा आप टाइम के लिहाज से देखेंगे वेव को, तो उसकी आप इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो v है ये उस वेव की स्पीड है कि वेव किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है।
लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बारे में पहले आपको डेफिनेशन पता है। पोलराइजेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, कोई भी जो ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो बाय नेचर ट्रांसवर्स होती है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये एक दूसरे के ऊपर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, बल्कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं वो भी इनके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप तीन वेक्टर ड्रा करते हैं, एक वेक्टर जो है वो आप इधर लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा वेक्टर आप वाई एक्सिस लेते हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और तीसरा वेक्टर आप इधर ले लेते हैं जी एक्सिस के अलॉन्ग, और ये भी इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जो स्पेस में ट्रेवल करती है या किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, वो भी ऐसी है कि उसके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो पोलराइजेशन में हम करते क्या है, हम नॉर्मली जो हमारे पास जो लाइट आती है उसके जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वो हर किस्म के प्लेन में लाइट ऑसिलेट कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। यानी आप यूं कह लें कि जो फोटॉन्स आ रहे होते हैं आप तक, वो इतने ज़्यादा उनकी क्वांटिटी होती है कि आप कह सकते हैं कि वो हर डायरेक्शन में हर प्लेन में वो ऑसिलेट करें। जितने प्लेन आप बनाएं उतने प्लेन्स के अंदर ही वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो पोलराइजेशन में हम करते हैं कि हम यूं करते हैं अपनी आसानी के लिए या अपने कह लें कि ज़रूरत के तहत हम सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स वो वाले लेते हैं जो एक स्पेसिफिक प्लेन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और बाकी जितने फोटॉन्स होते हैं जो हमारी मर्जी के प्लेन में ऑसिलेट नहीं कर रहे होते हैं उनको हम एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। तो ये जो एब्जॉर्ब करवाने का फिनोमेना, इसको पोलराइजेशन कहा जाता है। और ये जो आप सन ग्लासेस यूज़ करते हैं, एक्चुअली आप उसमें पोलराइजेशन का ही काम कर रहे होते हैं। गर्मियों में जो लोग सन ग्लासेस यूज़ करते हैं तो वो देखते हैं कि उनको बड़ा एक कूल सा एटमॉस्फेयर फील होता है, क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी होती है। पहले सारे के सारे आंखों में फोटॉन्स आ रहे थे, हर किस्म की जो प्लेन थे उसमें वो ऑसिलेट कर रहे थे। अब जब उन्होंने वो सनग्लासेस यूज़ किए तो अब जो है फोटॉन्स वो सारे के सारे जो है वो नहीं अंदर पहुंच रहे आंखों तक, बल्कि वो मटेरियल ऐसा होता है जिसको पोलराइड कहा जाता है। यानी वो जो ग्लासेस आपने लगाए हुए हैं, चाहे ग्लास के या प्लास्टिक के, वो पोलराइड मटेरियल होता है। वो स्पेसिफिक प्लेन में जो फोटॉन्स ऑसिलेट कर रहे थे उनको सिर्फ अलाउ करता है, बाकी सारे जो प्लेन्स हैं उनमें ऑसिलेट करने वाले फोटॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरीके से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है और हमें एक खुशगवार सी फीलिंग्स आती हैं। पोलराइजेशन की टाइप्स कितनी हैं? तीन टाइप्स हैं। लीनियरली पोलराइजेशन, नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसी पोलराइजेशन है जिसमें आप फोटॉन्स को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करते हैं बस। यानी आप यूं कह लें कि ये आपके पास एक प्लेन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फोटॉन को इस डायरेक्शन में अलाउ कर रहे हैं कि फोटॉन जो है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में जो आ रहे हैं वो ही पास कर सकें, बाकी किसी और डायरेक्शन में जो फोटॉन्स आ रहे हैं ऑसिलेट करते हुए वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएं। तो इस तरह की पोलराइजेशन को हम कहते हैं लीनियर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन, इसमें चूंकि सर्कल आपको पता होता है टू डायमेंशनल फिगर होती है, प्लेन में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर क्या है, इज व्हेन टू टू लीनियर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेव ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी इसमें आप सिर्फ और सिर्फ दो प्लेन्स को अलाउ करते हैं और वो दोनों प्लेन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी ऐसे फोटॉन्स जो सिर्फ और सिर्फ दो प्लेन्स में ऑसिलेट कर रहे हो और वो दोनों प्लेन्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस तरीके से जो पोलराइजेशन होगी इसे आप कहेंगे सर्कुलर पोलराइजेशन। Elliptical polarization is the same as circular polarization except that the amplitude and phase difference are not the same। बस ये अभी हम ऊपर भी सारी यही कहानी पढ़ते आए हैं कि एलिप्स में और सर्कल में सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता था कि जो एम्पलीट्यूड होते थे वो सर्कल का इक्वल होता था, जो वेव्स होती थी उनका इक्वल होता था, लेकिन जो एलिप्स था होती थी उसके लिए जो एम्पलीट्यूड होते थे वो डिफरेंट होते थे, सेम नहीं होते थे। इलेक्ट्रिकल पोलराइज वेव को एक और तरीके से भी आप कह सकते हैं कि एक्चुअली कम्बिनेशन होता है
दो किस्म की पोलराइजेशन का, लीनियर पोलराइजेशन और सर्कुलर पोलराइजेशन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आपको एलिप्टिकल पोलराइजेशन मिलती है। ये फिगर में आप देख सकते हैं, लीनियर में सिर्फ और सिर्फ फोटॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूं जा रहा है, लेकिन सर्कुलर में देखें तो दो किस्म के फोटॉन हैं। एक ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल, ये इधर जा रहे हैं ऐसे, और दूसरे फोटॉन ऐसे हैं जो वर्टिकल जा रहे हैं, यानी दो परपेंडिकुलर प्लेन में फोटॉन जो है वो ऑसिलेट करते हुए जा रहे हैं। और एलिप्टिकल में सिर्फ फर्क ये है कि इनका जो है सारा वही सर्कुलर वाला केस ही, यानी दो प्लेन्स में फोटॉन ऑसिलेट कर रहे हैं और दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जो एम्पलीट्यूड है वो सर्कुलर में इक्वल था, लेकिन एलिप्टिकल में आपको नज़र भी आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोटॉन उनके एम्पलीट्यूड कम है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोटॉन ऑसिलेट कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? जिस प्लेन में आपके फोटॉन्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या चीज़ है? द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। द प्लेन इन विच देयर इज नो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर नोन एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी ये वो वाला प्लेन होता है जिसमें आपके पास जो फोटॉन्स हैं वो ऑसिलेट नहीं कर रहे होते। पोलराइजर ये वो डिवाइस होता है जो यूज आप करते हैं लाइट को पोलराइज करने के लिए। और एनालाइजर से आप क्या करते हैं? द डिवाइस विच इज यूज टू डिटरमिन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर आपने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन देखना है कि किस प्लेन में आपकी जो फोटॉन्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो आप एनालाइजर की मदद से वो प्लेन देखते हैं। पोलराइड मटेरियल, ये पहले भी बताया है कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इनको आप पोलराइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, ग्लास के या प्लास्टिक के, या और भी कई सब्सटेंस नेचुरली ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे मेंशन भी है। कई सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली बतौर पोलराइड काम करते हैं। ब्रिस्टल एंगल, देखिए जी, ब्रिस्टल एंगल को आप इस फिगर से समझें। ये आपके पास इंसिडेंट लाइट आई है, ये पोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट। अगर एक तो ये शर्त है कि जो लाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पोलराइज होनी चाहिए। दूसरा, वो अगर ऐसे एंगल पे आप इंसिडेंट करवाते हैं कि जिससे रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो होती है, ये जो रे है ये बिल्कुल जीरो हो जाए, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ना हो और 100% जो है वो आपकी लाइट ट्रांसमिट कर जाए, तो ये वाला जो एंगल होगा, जो इंसिडेंट एंगल है, इसको आप कहते हैं ब्रिस्टर एंगल। Angle at which light with a particular polarization is perfectly transmit हो जाए through a transparent dielectric surface with no reflection, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ना हो उस लाइट की। तो ये दो तीन टर्म्स एंड कंडीशन, एक तो जो लाइट है वो पोलराइज होनी चाहिए, दूसरा 100% परफेक्टली वो ट्रांसमिट कर जाए, किसी किस्म की रिफ्लेक्शन ना बनाए, तो फिर वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस नॉर्मल के साथ, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कहेंगे ब्रिस्टर एंगल। अच्छा, इसका एक और नाम भी है पोलराइजेशन एंगल। और यहाँ पे एक चीज याद रखें कि ये ब्रिस्टर एंगल के लिए ही ये नीचे इक्वेशन लिखी है कि अगर जो लाइट है वो ऐसे एंगल पे आप फॉल करवाते हैं जिससे 100% जो है वो ट्रांसमिशन होती है और किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं होती, तो फिर ये जो ब्रिस्टर एंगल है, या एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो है, इसको थीटा बी भी लिखते हैं, थीटा पी भी लिखते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। थीटा पी यानी पोलराइजेशन एंगल, और कई जगहों पे थीटा बी लिखा होता है यानी ब्रिस्टर एंगल। तो ये दोनों आप सेम चीजें ही हैं, थीटा बी लिख लें या थीटा पी लिख लें। तो इसका और यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है ये नॉर्मल के साथ, ठीक है, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है।
ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिस्टल एंगल के लिए ये इक्वेशन है होल्ड करती है, थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका कोई मीडियम भी हो सकता है, मीडियम वन, या जहाँ पे मेंशन नहीं है, एयर भी हो सकती है, ग्लास भी हो सकता है, कोई और लिक्विड हो सकता है। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है एक 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 और इक्वेशन है, tan थीटा पी इज इक्वल टू n2/n1 इन केस ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। यानी अगर आपके पास ये जो फिगर मैंने ली है, फर्ज करें आपकी जो लाइट है वो एयर से आ रही है, तो फिर n1 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का, और n2 जो है वो उस मटेरियल का n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें लाइट एंटर हो रही है। जैसा कि अभी यहाँ ऊपर आप देखें तो ग्लास में एंटर हो रही है, तो लिहाजा इस फिगर में और इस इक्वेशन में n2 जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा। यहाँ पे एक टीजर क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट हैपन इफ अ मटेरियल इज इंसर्टेड इन अ लिक्विड हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी आप एक ऐसा लिक्विड आपके पास है, ये मैं कंटेनर यहाँ पे शो करवाता हूँ। इस कंटेनर के अंदर आपने कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्ज करें n। इसके अंदर आप एक मटेरियल जो है वो इंसर्ट करते हैं किसी शेप का भी, चलें ये मैं गोल शेप ही ले लेता हूँ, ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इस सर्कुलर जो शेप है या स्फेरिकल जो शेप है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n ही है। यानी इस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और ये जो मैंने स्फेरिकल शेप इसके अंदर इंसर्ट की, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ही है। तो बताइए क्या होगा, व्हाट हैपन। जी n1 इज इक्वल टू n2। और ये भी आपको बता दूं, इसका इस चीज़ के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, ये नो कि आप ये कोई इक्वेशन वगैरह लगाते रहें और आंसर निकालने की कोशिश करते रहें, ये टोटली ये डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी असाइनमेंट ये भी है कि आपने ये वाला प्रूफ भी करना है, tan थीटा पी इज इक्वल टू n2/n1, ये आपने प्रूफ भी करना है। वो आपने फेमस स्नेल इक्वेशन तो पढ़ी होगी ना, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। ये जरा वहां से ट्राई कीजिएगा कि ये वहां से बने कुछ इस तरीके से। हिंट मैंने आपको दे दिया है, अब प्रूव आपने ये करना है। इससे पहले भी मैंने कुछ असाइनमेंट्स दी थी, वो भी किसी ने नहीं की, और आई होप कि ये भी आप नहीं करेंगे। ये असाइनमेंट्स देने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे ये चीज़ें आती नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ, बस सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी एक्टिविटी देना मकसद होता है कि आप खुद से भी कुछ काम करें। क्योंकि खुद से बंदा जब काम करता है तो एक तो जब वो बंदा काम कर लेता है तो उस दौरान जो आप अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं, एक तो वो आपकी एक्सप्लोर होती हैं, दूसरा एक आप कह सकते हैं कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप एक काम कर रहे हैं और वो आपने लाजमी करना है, उसके सोल्यूशन तक आपने पहुंचना है। और तीसरा, जब बंदा फिर इस तरह अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए कोई चीज़ सोल्यूशन उसका फाइंड कर लेता है तो फिर आपको एक प्लेजर फील होता है। हाँ, मैं विश आपकी भी कुछ असाइनमेंट्स रहती थी, आपने वो नहीं की। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने एक दी थी कि आपने प्रूव करना है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh के इक्वल होती है, ये भी आपने नहीं करके दी थी। इसके अलावा भी शायद एक दो और होंगी जो आपने नहीं की थी। फार्मूला भी मैंने मेंशन किया था कि ये वाला आपने फार्मूला यूज़ करना है, G m m/r, ये वाला फार्मूला